हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्मों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म किसे कहते हैं, क्योंकि जब आप प्रिज्म समझ जाएंगे तो प्रिज्म पर हम प्रकाश को आपतित कराएंगे तो कैसे प्रकाश का वहाँ पर अपवर्तन होगा ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप पहले प्रिज्म को समझिए, फिर हम समझते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रिज्म बेसिकली होता क्या है कि प्रिज्म दो पारदर्शी समांग माध्यम या समतल माध्यम कह सकते हैं कि दो पारदर्शी माध्यमों द्वारा, देखिए ये एक पारदर्शी माध्यम है, इसमें से प्रकाश आर पार निकल जाएगा, और ये भी क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है, इसमें से प्रकाश आर पार निकल जाएगा। तो जब इन दोनों पारदर्शी समतल पृष्ठों को हम किसी एक विशेष कोण पर इसको ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ जो ये माध्यम बन रहा है, ये नीचे वाला जो भाग बन रहा है, पूरा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यही क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाता है। ध्यानपूर्वक समझना है कि जब दो पारदर्शी माध्यमों को एक विशेष कोण पर जोड़ा जाता है तो यहाँ से नीचे से भी एक लेयर बनेगा, नीचे से भी एक ऐसे पृष्ठ होगा और दो पृष्ठ आपके विशेष कोण पर रहेंगे, तो इनको हम बोलेंगे कि ये प्रिज्म है। तो प्रिज्म का अगर डेफिनेशन हम समझा दें, चूँकि यहाँ पर हमको प्रिज्म के डेफिनेशन से कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन चूँकि प्रिज्म द्वारा हम लोग अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं तो प्रिज्म का डेफिनेशन यहाँ पर मायने रखता है। तो प्रिज्म है क्या, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि दो समतल पारदर्शी पृष्ठों को यदि किसी विशेष कोण पर ज्वाइंट कर दिया जाए तो ये जो पूरा आपका ये निकाय जो तैयार हो रहा है, इसी को हम प्रिज्म कहेंगे। मतलब कि इसको छोटे भाषा में कहें तो प्रिज्म क्या है, तो दो समतल पृष्ठों के एक विशेष कोण पर जुड़े होने से जो बना निकाय है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म के अगर हम चित्र को देखें कि प्रिज्म कैसा होता है, तो प्रिज्म वैसे त्रिभुज के आकार का होता है, 3 डायमेंशन त्रिभुज, 3D त्रिभुज। देखिए, एक पहला समतल पारदर्शी पृष्ठ, दूसरा समतल पारदर्शी पृष्ठ, और इसको हमने यहाँ पर एक और पारदर्शी पृष्ठ से कनेक्ट कर दिया, और ये जो अंदर वाला पूरा जो निकाय बना है इसी को हम क्या कहेंगे, ये प्रिज्म है। तो ये जो दो पारदर्शक पृष्ठ हैं, जो दो पारदर्शी समतल पृष्ठ हैं, इसका जो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण। ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म कोण हम बता दे रहे हैं कि 3D में होता है। एक हम पुनः यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। इस तरह का प्रिज्म होता है। तो चूंकि 3D होता है, आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि दो पारदर्शी और समतल पृष्ठों को जब इस प्रकार जोड़ेंगे और एक तीसरे पृष्ठ को नीचे ऐड करेंगे तो जो त्रिभुज जैसी आकृति बनेगी 3D में, इसी को क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। तो प्रिज्म क्या है कि एक तरह का माध्यम है, और इसी माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करेगा तो उस प्रकाश का अपवर्तन होगा। यहाँ समझते हैं। देखिए, ये जो दो पृष्ठ हैं, एक यह वाला पृष्ठ और एक यह वाला पृष्ठ, ये जो आपके दो पृष्ठ हैं, इन दोनों पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक तल या अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ जितने कोण पर ये झुके होते हैं, जो मिले होते हैं, इस कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्रिज्म है उसका प्रिज्म कोण जो है 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। वैसे प्रिज्म कोण जो है 60 डिग्री होता है, पूरा प्रिज्म कोण 60 डिग्री होता है। ध्यान से समझिएगा कि 60 डिग्री के अतिरिक्त भी अन्य कोण वाले प्रिज्म होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 60 वाले के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि 10th लेवल का जो फिजिक्स है इसमें 60 डिग्री के कोण वाले ही प्रिज्म उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों पृष्ठ आपस में यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इस कोण को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण।
और ये दोनों पृष्ठ जहाँ पर जुड़ रहे हैं इसको हम बोलेंगे कोर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोर। और ये जो है निचला हिस्सा प्रिज्म का क्या है? आधार है। निचला हिस्सा क्या है? प्रिज्म का आधार है। आपको ध्यान से समझना है कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से पारदर्शक पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम है जो किसी प्रकाश का अपवर्तन कराता है। तो चूंकि अपवर्तन यहाँ से होना ही होना है, क्योंकि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से उसका अपवर्तन होगा। तो प्रिज्म क्या है? तो दो समतल पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ क्या है? एक माध्यम है। और इसी माध्यम में जब हम प्रकाश को प्रवेश कराएंगे तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो हमको इस हेडिंग में मूल रूप से यही देखना है कि किसी प्रिज्म पर जब हम प्रकाश को डालते हैं तो उसका अपवर्तन कैसे होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि यह जो फर्स्ट पृष्ठ है, यह वाला पृष्ठ और यह वाला पृष्ठ, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। और जो नीचे वाला होता है वो आधार होता है। और ये जो कोण है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण जो है लगभग नहीं, एक्यूरेट 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री के अलावा अन्य कोण वाले भी प्रिज्म होते हैं, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है वो 60 डिग्री वाला ही पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो हम एक प्रिज्म बनाएंगे और इस प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसी चीज़ को देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, ये मान लीजिए कि एक प्रिज्म है। हम लोग यहाँ पर बेसिकली कांच का ही प्रिज्म लेंगे। ये मान लीजिए आपका प्रिज्म है। प्रिज्म का नाम दे देते हैं ए बी सी। और इस प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है, नाम बदल देते हैं पी क्यू आर। ये पी क्यू आर आपका प्रिज्म है। और इस प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण को भेजा जा रहा है। और तब हम देख रहे हैं कि इसका अपवर्तन कैसे होता है प्रकाश किरण का। तो इस प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह पृष्ठ, यह पृष्ठ, यह वाला जो दोनों पृष्ठ हैं, ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ हैं। और नीचे वाला क्या है? आधार है। और अब हम देखते हैं कि इसका जो अपवर्तन होगा कैसे होगा। तो एक प्रकाश किरण को हम भेज दिए इसके तल पर, अपवर्तक तल पर एक हम क्या भेज दिए? प्रकाश किरण को भेज दिए। और प्रकाश किरण का नाम कुछ दे दिया जाए, एम, और प्रकाश किरण का नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स दे सकते हैं, ये आपका यहाँ पर वाई दे सकते हैं। अब आपको ध्यान से समझना है कि प्रकाश किरण ये जा तो रहा है। और प्रकाश किरण की विशेषता होती है कि प्रकाश किरण सीधी रेखा में जाना चाहता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो यह है कि प्रकाश किरण सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो यह प्रकाश किरण भी चाहेगा कि सीधी रेखा में ही जाए। तो ये जाना चाहेगा अपने सीधे मार्ग पर। ये जाना चाहेगा सीधे, लेकिन चूंकि ये जो प्रकाश किरण है ये वायु से आपके कांच के प्रिज्म में जा रहा है, वायु से कांच के प्रिज्म में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका माध्यम बदल रहा है। ये आपका जो प्रिज्म है ये किसका है? कांच का है। तो यहाँ पर प्रकाश के का जो माध्यम है वह वायु से क्या हो जा रहा है? कांच हो जा रहा है। तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो मार्ग है वो विचलित हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर विचलन होता है कि नहीं होता है, इसको देखते हैं पहले। तो प्रकाश किरण जाना चाहता है सीधा मार्ग में, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि इसका माध्यम बदल रहा है। और जब भी प्रकाश किरण का माध्यम चेंज होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो उसका मार्ग विचलित होता है। तो इस मार्ग पर जाना चाहिए लेकिन जाएगा नहीं। तो जब नहीं जाएगा तो किस मार्ग पर जाएगा, इसको समझते हैं। अब देखिए, ये आपका हो गया आपतित किरण। और जिस ये आपका अपवर्तक तल है
तो जिस बिंदु पर ये अपवर्तन ये आपका आपतित हो रहा है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस पृष्ठ के लंबवत और इस बिंदु से होकर जाने वाला हम एक अभिलंब खींचते हैं, क्योंकि अभिलंब जरूरी है। अभिलंब खींच दिया गया। अब यह अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। अब चूंकि प्रकाश देखिए वायु से जा रहा है कांच में, वायु से जा रहा है कांच में, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश जा रहा है वायु से कांच में। वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, और हम पढ़ा चुके हैं कि जब भी प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। यह खाली स्थान से भीड़ वाले स्थान में जा रहा है तो निश्चित रूप से यह अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुकेगा। इसका चाल घट जाता है, इसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है और ये अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। कोई भी जब आप वाहन चलाते हैं तो देखिए जब खाली रोड होता है तो आपका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब भीड़ वाला एरिया आता है तो वहाँ पर स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश जब विरल माध्यम में खाली स्थान में रहता है, मतलब कि अणु है लेकिन दूर दूर है, विरल है, दूबर समझ लीजिए, तो वहाँ पर है तो इसका जो है जिसका चाल अधिक रहता है, सघन मतलब कि अणु काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं, तो वहाँ प्रकाश का चाल क्या होता है, घट जाता है। तो जब भी प्रकाश जो है विरल से सघन में जाता है तो उसका चाल क्या होता है, घटता है, और जब प्रकाश का चाल घटता है तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। तो ये प्रकाश किरण हमारा अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुकेगा। तो ये अभिलंब है और इसी के तरफ प्रकाश किरण क्या होगा, झुक जाएगा। और झुका प्रकाश किरण तो एक बार इस प्रकाश का अपवर्तन हो गया, इस पृष्ठ से, इस तल से प्रकाश का अपवर्तन हो गया, क्योंकि प्रकाश जो है इस मार्ग पर जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं और वो अपना मार्ग बदल लिया, मतलब एक बार प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब प्रकाश यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करेगा, प्रिज्म के अंदर चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कोई माध्यम तो बदल नहीं रहा है। हाँ, ये ध्यान देना है कि बाहर से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर चुका है और एक बार अपवर्तन हो चुका है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसका तो अपवर्तन होगा नहीं क्योंकि ये अंदर चल रहा है। लेकिन जैसे ही अब इस दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होगा तब ये बाहर जाएगा, और जब बाहर जाएगा तो पुनः एक बार और माध्यम बदलेगा। अब यह कांच से फिर कहाँ जाएगा, वायु में जाएगा, और जब यह कांच से वायु में जाएगा तो फिर एक बार माध्यम बदलेगा और पुनः प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो फिर देखिए अब ये आपतित किरण काम कर रहा है और ये आपतन बिंदु हो गया। यहाँ से फिर से अगर हम एक अभिलंब खींचे, देखिए अभिलंब, तो प्रकाश किरण चूंकि जाना तो इस मार्ग पर चाहेगा, क्योंकि प्रकाश किरण सदैव सीधी रेखा में चलता है, तो जाना चाहेगा इस मार्ग पे लेकिन जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि फिर से प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश पुनः एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच रहा है। तो देखिए अब चूंकि ये कांच से जा रहा है फिर से वायु में, कांच से जा रहा है वायु में, मतलब सघन से आ रहा है विरल में, तो जब सघन से विरल में आता है तो इसका चाल बढ़ जाता है, और चाल बढ़ने के कारण ये अभिलंब से दूर हट के निकलता है। देखिए जब चाल बढ़ता है तब अभिलंब से दूर हट के निकलेगा, और चाल घटेगा तो अभिलंब की तरफ झुक के निकलेगा। तो यहाँ पर इसका चाल बढ़ेगा और ये अभिलंब है, इससे दूर होके निकलेगा। तो दूर होके निकल गया, इसका कुछ नाम दे देते हैं, N1 N2 N3 N4। अभिलंब है, नॉर्मल है, एक्स वाई जेड, और इसको कुछ दे देते हैं, चलिए एस दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नाम रखा गया। तो ये आपका हुआ प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ से हमको यह पता चला कि जब प्रकाश किरण को प्रिज्म के एक अपवर्तक तल पर आपतित किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी प्रकाश किरण को प्रिज्म के किसी तल पर भेजा जाता है, चाहे आपतित कराया जाता है,
तो अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत प्रकाश किरण है, निर्गत प्रकाश किरण, वो देखिए इस आधार की तरफ झुक के निकलता है और निकल भी रहा है। देखिए आधार की तरफ झुकने का मुख्य कारण यहाँ पर है प्रकाश का अपवर्तन। और अपवर्तन देखिए यहाँ पर एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार हो रहा है, क्योंकि 2 पृष्ठ है। एक बार इस फर्स्ट पृष्ठ पर जब आपतित हुआ, प्रवेश किया, तो एक बार यहाँ अपवर्तन हो गया, और एक बार जब इस अंदर चलते हुए ये दूसरे तल पर पड़ रहा है तो फिर यहाँ से बाहर जाएगा, तो एक बार पुनः यहाँ पर अपवर्तन हो गया। और 2 बार अपवर्तन के कारण ये होता क्या है कि जो निर्गत किरण है वो इस आधार की तरफ क्या होता है, झुक कर निकलता है। तो अगर लिखना होगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो लिखा जाता है कि जब प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो निर्गत प्रकाश किरण, जो निर्गत प्रकाश किरण है, वो आधार की ओर झुक कर निकलता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत प्रकाश किरण अवलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। आप एक बार पुनः समझ लीजिए कि ये आपतित किरण है, तो प्रकाश जाना चाहेगा सीधा, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि वायु से अब माध्यम बदल गया, कांच हो गया। तो जब माध्यम बदलेगा तो इस प्रकाश का मार्ग बदलेगा, दिशा बदलेगा, तो प्रकाश जो है सीधे न जाकर थोड़ा सा मुड़ गया, मतलब कि अवलंब की तरफ झुक के निकल रहा है। क्यों निकल रहा है झुक करके? क्योंकि वायु से जा रहा है कांच में, वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश का चाल घट जाता है, और जब प्रकाश का चाल घटता है तो अपवर्तन के बाद ये लेजी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, और अवलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो अब ये अंदर ही कांच में गति किया, लेकिन पुनः अब यहाँ से बाहर निकलेगा तो प्रकाश अब देखिए फिर से सीधे जाना चाहेगा, क्योंकि इसका गुण है सीधा जाना, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा क्योंकि फिर से इसका माध्यम बदल रहा है। अब कांच से पुनः वायु में जा रहा है, तो फिर से अब सघन से विरल में जा रहा है। तो सघन से विरल में जाने का मतलब क्या है, इसका चाल बढ़ेगा। जब चाल बढ़ेगा एकदम टाइट होकर निकलेगा, और अवलंब से क्या हो जाएगा, दूर हटेगा। यहाँ जब एंट्री किया तो लेजी हो गया, लेजी हो गया तो अवलंब की तरफ क्या हो गया, झुक गया। और यहाँ जब बाहर जा रहा है एकदम टाइट होके जा रहा है, ये अवलंब से क्या हो जाएगा, दूर हटेगा, क्योंकि यहाँ पर चाल इसका क्या हो गया, बढ़ गया। और यहाँ पर चाल क्या हुआ था, इसका घटा था। तो चाल जब घटा था तो अवलंब की तरफ झुका था, चाल बढ़ गया, अवलंब से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार जो निर्गत प्रकाश किरण है वो आधार की तरफ क्या हो रहा है, झुक के निकल रहा है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हुआ प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसी में एक और चीज़ है, अब थोड़ा एक चीज़ हम समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस प्रकाश किरण के आपतित होने का लाइन देखें, ये आपतित होने का लाइन है और ये प्रकाश के निर्गत होने का है। तो थोड़ा इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, देखिए पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं तो आपको एक चीज पता चलेगा कि प्रकाश जा रहा था ऐसे, प्रकाश ऐसे गया, ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे निकल गया। तो प्रकाश जा रहा था इस लाइन पे, और निर्गत हो रहा है इस लाइन पे। पुनः समझिए, देखिए प्रकाश जा रहा है इस लाइन पे, माने आपतित तो इसी लाइन पे हुआ है, और निर्गत हो रहा है इस लाइन पे। तो यह आपतित और निर्गत के बीच में जो ये कोण बन रहा है ना, ये कोण, इस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलेंगे, विचलन कोण। ध्यान समझिएगा कि यहाँ का जो एक कोण है, यह वाला, इस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण। इसको दिखाते हैं डेल्टा से। ध्यान से समझिएगा इसको कि प्रकाश किरण जा रहा था इस मार्ग पर, लेकिन अपवर्तन के कारण निकल रहा है इस मार्ग पर। मतलब कि प्रकाश किरण जा रहा है इस मार्ग पर, लेकिन अपवर्तन के कारण बीच में ही इधर न जाके इधर मुड़ गया।
तो जितने डिग्री के कोण पर ये विचलित हो रहा है, मुड़ रहा है, उस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण, और विचलन कोण को दिखाते हैं डेल्टा से। विचलन कोण को दिखाएं किससे? डेल्टा से। तो अगर पुनः समझ लीजिए कि जब प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, मतलब कि जब प्रकाश किरण को प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत प्रकाश किरण है वो आधार की तरफ झुककर निकलता है, निर्गत होता है, और प्रकाश जितने कोण पर विचलित होता है उस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण, और विचलन कोण को दिखाते हैं डेल्टा से। अब देखिए, ये आपका आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं आई, आपतन कोण। आपतन कोण को दिखाते हैं आई से। अब यदि हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो ये बढ़ाएंगे कैसे? देखिए, ये पकड़े रखेंगे, इसको नीचे की तरफ करेंगे, तो नीचे की तरफ करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो आई का मान बढ़ेगा, और आई का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठेगा। देखिए, इसको दबाएंगे नीचे, ये जाएगा ऊपर, इसको दबाएंगे नीचे, ये जाएगा ऊपर। मतलब कि आई का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते हैं तो डेल्टा का मान, माने जो विचलन कोण है, इसका मान धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब भी हम आई का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान भी धीरे धीरे क्या होता है? घटता है। देखिएगा यहाँ पर आई का मान बढ़ाएंगे, डेल्टा का मान क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर एक और नया चीज़ मिलने वाला है कि जैसे जैसे हम लोग आई का मान, आपतन कोण आई का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे विचलन कोण डेल्टा का मान कम होता है। जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे डेल्टा का मान क्या होता है? कम होता है। आई का मान हम बढ़ाते जाते हैं, डेल्टा का मान कम होता जाता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि इस आई के एक विशेष मान पर यह एकदम छोटा हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। लेकिन अब यदि आई का मान और बढ़ा दिए तो अब विचलन कोण घटता नहीं है, अब फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जैसे जैसे हम आपतन कोण आई का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान क्या होता है? घटता जाता है। ये ऊपर जाएगा तो कोण क्या होगा? ये घटेगा। ये नीचे आएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कि जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण डेल्टा का मान क्या होता है? घटता है, और घटते घटते एकदम ये क्या होता है? न्यूनतम हो जाता है। लेकिन अब यदि आई का मान और ज़्यादा बढ़ा दें तो अब यह घटेगा नहीं, अब धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। तो जिस समय विचलन कोण सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, तो उस कोण को हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, और दिखाते हैं डेल्टा एम से। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण डेल्टा का मान कम होता जाता है, और आई के एक विशेष मान पर विचलन कोण डेल्टा का मान अत्यंत कम हो जाता है, एकदम सूक्ष्म हो जाता है। और उस सूक्ष्म कोण को, माने विचलन कोण का वो जो सबसे न्यूनतम मान है, उसी को हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, और उस न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से दिखाते हैं। चूँकि न्यूनतम को अंग्रेजी में मिनिमम बोलते हैं तो इसीलिए यहाँ पर एम सिंबल लग गया है। बाकी डेल्टा तो विचलन कोण है और एम बता रहे कि मिनिमम है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। आई का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं डेल्टा का मान वैसे वैसे क्या होता है? घटता है, और घटते घटते जब ये न्यूनतम हो जाता है, माने कम से कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो ये आपका हो गया न्यूनतम विचलन कोण, और इसको हम दिखा देते हैं किससे? डेल्टा एम से। ये हो गया न्यूनतम विचलन कोण। अब यहाँ पर यदि हम एक यहाँ पर सूत्र बनाएं, देखिए आई जो है इस डेल्टा एम से रिलेटेड है। आई क्या है? डेल्टा एम से रिलेटेड है।
अब देखिए, यदि आपका ये जो प्रिज्म है, चूँकि प्रिज्म हम कांच का लिए हैं, तो यदि हम मान लेते हैं कि जो हम प्रिज्म लिए हैं उसका अपवर्तनांक n है, मान लेते हैं कि प्रिज्म का अपवर्तनांक n है, प्रिज्म का जो कोण है वो मान लेते हैं a है, और जो न्यूनतम विचलन कोण है वो मान लेते हैं डेल्टा m है। तो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध लिखिए। केवल सूत्र लिखने के लिए कहता है, नहीं तो इस पर एक 2 नंबर का सवाल दे देता है। प्रश्न कैसे पूछेगा कि प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक n, उसका प्रिज्म कोण a और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m हो, तो उसका फार्मूला होता है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। ये फार्मूला केवल लिखने के लिए पूछ देगा और कह देगा 2 नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। n इक्वल टू फार्मूला होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। तो ये आपका हो गया प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए फार्मूला। आप एक सूत्र पढ़े होंगे, n इक्वल टू साइन i बटे साइन r। जब आप क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस i का मान इतना निकाला जाएगा और r का मान इतना निकाला जाएगा, और इस मान को ले आकर रख देंगे, फार्मूला आ जाएगा। तो n इक्वल टू साइन i बटे साइन r का ही फार्मूला है। बस i का मान कितना आया है a प्लस डेल्टा m बाई 2, और r का मान आया है a बाई 2। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। n प्रिज्म का अपवर्तनांक, a प्रिज्म कोण जो कि 60 डिग्री होता है, और डेल्टा m प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण है। बाकी ये आपका प्रिज्म कोण है और ये क्या है, अपवर्तनांक है। तो आप इसको ध्यान समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है रंगों का बंटवारा। वर्ण मतलब होता है रंग और विक्षेपण मतलब होता है बंटवारा। तो वर्ण विक्षेपण माने रंगों का बंटवारा। अब ये रंग आएंगे कहाँ से और बंटवारा कैसे होगा, इसको समझते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि जब किसी प्रकाश किरण को प्रिज्म पर गिराया जाता है तो वह प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुक कर निकलता है। माने जो निर्गत प्रकाश किरण है वो प्रिज्म के आधार की ओर झुक कर निकल जाता है। लेकिन इस घटना के साथ साथ उस प्रिज्म में एक और घटना घटित होती है कि जब प्रकाश के सफ़ेद किरण को, माने सूर्य का जो प्रकाश है, उसको जब हम किसी प्रिज्म पर गिराते हैं तो वो क्या करता है प्रिज्म, कि वह उस सफ़ेद प्रकाश किरण को 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। यहाँ देखिए एक चित्र हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि यह एक प्रकाश किरण है और इस प्रकाश किरण को हम एक प्रिज्म पर आपतित कराएं तो ये प्रिज्म क्या किया कि इस प्रकाश किरण को 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर दिया। वैसे अगर देखें तो सारा का सारा जो प्रकाश किरण निर्गत जो हो रहा है वो इसके आधार की तरफ ही झुक कर निकल रहा है, लेकिन आधार की तरफ झुक कर निकलने के साथ साथ ये जो सफ़ेद प्रकाश किरण था ये 7 अलग अलग रंगों में क्या होता है, बंट जाता है। तो इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। मतलब कि जब सूर्य के प्रकाश को या सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो वह प्रिज्म उस सूर्य के श्वेत किरण को 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है, बंटवारा कर देता है। इस घटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। अब देखिए वो रंग कौन कौन सा है। यह एक प्रिज्म हो गया और ये एक प्रकाश किरण जा रहा है, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात निर्गत प्रकाश किरण अवलंब की तरफ तो झुका, निर्गत प्रकाश किरण आधार की तरफ झुका तो जरूर है, लेकिन ये जो प्रकाश किरण गया इस 7 रंग में डिवाइड भी हो गया। कौन कौन रंग है ध्यान दीजिएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। इसको
अगर शॉर्टकट में लिखा जाए तो इसको देखिए, बैगनी का बै, जामुनी का जा, नीला का नी, हरा का ह, पीला का पी, नारंगी का ना, लाल का ला। इसका याद रखने का शॉर्टकट तरीका है बैजानी हपीनाला या बैजनी हपीनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसको विबग्योर से भी याद किया जा सकता है, विबग्योर। विबग्योर वायलेट बैगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो इन रंगों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ पता चलता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश है, वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। और जब 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना है तो उनके तरंग दैर्ध्य भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चूँकि जो सूर्य का प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो एक तरंग के रूप में चलता है, इसलिए उनके तरंग दैर्ध्य भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम यहाँ पर इनके तरंग दैर्ध्य को लिखा है। हमने यहाँ पर लिखा है लाल का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 7800 एंगस्ट्राम से 6400 एंगस्ट्राम तक होता है। नारंगी का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 6400 एंगस्ट्राम से 6000 एंगस्ट्राम तक होता है। ये हमने घटते क्रम में लिखा है। पीला जो रंग होता है, इसमें जो पीला रंग है उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 6000 एंगस्ट्राम से 5700 एंगस्ट्राम, हरा का 5700 एंगस्ट्राम से 5000 एंगस्ट्राम, नीला का 5000 से 4600, जामुनी का 4600 से 4300 और बैगनी का 4300 से 4000। तो ये जो अलग अलग रंग हैं, इन अलग अलग रंगों का अलग अलग क्या है, तरंग दैर्ध्य है। अब इन रंगों का जो समूह है, इन रंगों का जो समूह, इस समूह को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये रंगों का जो समूह है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के द्वारा गुजारा जाता है तो यही स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस पर देखिए, इस प्रयोग पर न्यूटन ने अपना विचार दिया। न्यूटन ने यह प्रूफ किया, जैसे कई वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि जो है ये सफ़ेद जो प्रकाश है ये 7 रंग का नहीं होता है, प्रिज्म अपने पास से 7 रंग दे रहा है। तो न्यूटन ने क्या किया कि न्यूटन ने यहाँ पर एक प्रिज्म लगा दिया। न्यूटन ने देखिए यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया ऐसे, और कहा कि यदि ये 7 रंग वास्तव में सूर्य के प्रकाश के हैं तो सूर्य का प्रकाश जब 7 रंग में बंट सकता है तो इन 7 रंगों को मिलाने पर वो प्रकाश पुनः श्वेत हो सकता है। तो इसीलिए उसने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिज्म लगा दिया। और जब 7 के 7 रंग इस प्रिज्म पर आपतित हुए तो यहाँ से फिर से श्वेत प्रकाश किरण निकला, और इस तरह प्रूफ हो गया कि ये जो 7 रंग है ये वास्तव में सूर्य के प्रकाश के श्वेत किरण के ही 7 रंग हैं। ध्यान समझिएगा कि जब किसी प्रकाश किरण को, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश किरण है, इसको किसी प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो वह प्रिज्म क्या करता है कि श्वेत प्रकाश किरण को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है, 7 रंगों में बांट देता है। तो 7 रंगों में बांटने की इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और यहाँ पर जो रंगों का समूह प्राप्त होता है इस समूह को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। न्यूटन ने इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया कि एक उल्टा प्रिज्म यहाँ पर लगा दिया। यहाँ से प्रकाश गया, 7 रंग में बटा, फिर 7 रंग का प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है और फिर श्वेत रंग का प्रकाश यहाँ से निकल जाता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि जो सूर्य का किरण है वो 7 रंग से मिलकर बना है। और उन 7 रंगों को हम दृश्य प्रकाश के अंतर्गत रखते हैं। किस प्रकाश के अंतर्गत, दृश्य प्रकाश के अंतर्गत। क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रकाश हैं, सूर्य का जो प्रकाश है उसके कुछ ऐसे भी भाग हैं जो पराबैंगनी के अंतर्गत आते हैं, वो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, जबकि ये 7 रंग हम लोग को दिखाई देते हैं। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश। और इसमें सबसे ज़्यादा
जो विक्षेपित होने वाला, सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला जो प्रकाश है वो है बैंगनी रंग का, और जो सबसे कम विचलित होने वाला प्रकाश है वो है लाल रंग का। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, इसलिए चूँकि ये मजबूत है, शक्तिशाली है, इसलिए इसका विचलन कम होता है। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, ये कमज़ोर है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और देखिए यही कारण है कि ट्रैफिक में जो आपका रेलवे स्टेशन पर या कहीं भी ट्रैफिक में जो रेड कलर यूज किया जाता है स्टॉप के लिए, रुकने के लिए, वो इसके तरंग दैर्ध्य के कारण ही किया जाता है। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये ओस में, चाहे कोहरा में, चाहे बारिश में, ये ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है। यह जो रंग है, इस रंग का जो प्रकाश है वो ज़्यादा दूर तक यात्रा कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। इसलिए किसी भी ट्रैफिक पर या रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए लाल बत्ती का यूज किया जाता है, क्योंकि ये दूर तक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, इसमें विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये रहा हमारा वर्ण विक्षेपण। देखिए ये तो वर्ण विक्षेपण हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर हम वातावरण में वर्ण विक्षेपण की बात करें कि वातावरण में कुछ प्राकृतिक वर्ण विक्षेपण होता है, और वो घटनाएं हम लोग को देखने के लिए मिलती हैं। जैसे सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के कुछ समय पहले देखा जाए तो सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो ये जो है आपका वर्ण विक्षेपण का एक मुख्य उदाहरण है। इसके अलावा बारिश के मौसम में इंद्रधनुष बन जाना। तो बारिश के मौसम में जो जल इकट्ठा होता है, उस जल में कभी कभी प्रिज्म बन जाता है, और उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से वो प्रिज्म क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित करता है, और वो 7 रंग आपको आसमान में दिखाई देते हैं। तो उसको बोलते हैं इंद्रधनुष। तो ये कुछ घटनाएं हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, मानव नेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर तक का पूछा गया है। तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मानव नेत्र हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।